नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बायोलॉजी के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मानव शरीर से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और बार बार रिपीट किए जाते हैं हमारे एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें मानव अगर बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न आएंगे तो वो इसी वीडियो में से आपको मिल जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखें। हम बिना समय व्यर्थ किए हुए प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर बात करें कि लाल रक्त कणिकाएं, तो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है कहाँ होता है? हम सभी लोग जानते हैं कि अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में हमारी क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, लाल रक्त कणिकाओं का। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है जीवन काल। कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन जीवन काल होता है। अब श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है का उनका जीवन काल की बात करें तो 1 से 4 दिन तक का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का 120 दिन तक का होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का 101 से लेकर 4 दिन तक का होता है। इसके बाद श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है क्या? ल्यूकोसाइट। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि श्वेत रक्त कणिकाओं को और दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है क्या? कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। और श्वेत को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। और श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट। ठीक। शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो शरीर का ताप नियंत्रक की कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का क्या करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे शरीर का ताप नियंत्रण करती है। और अगर हम बात करें कि मनुष्य के सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर, जो सबको दे सकता है। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वदाता, देने वाला कौन सा है? तो वो कौन सा है? ओ, हमारा ब्लड ग्रुप ओ, ये सभी को दे सकता है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है। और अगर बात करते हैं सर्वग्राही की, जो सर्वग्राही मतलब ले सकता है सभी से, ए बी सर्वग्राही होता है, सर्वदाता होता है ओ। सर्वदाता ओ और ए बी सर्वग्राही। इसके बाद बात करते हैं कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। कौन सा होता है? स्फेग्नोमैनोमीटर होता है हमारा ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप नापने का यंत्र। स्फेग्नोमैनोमीटर हमारा रक्तचाप नापने का यंत्र होता है। इसके बाद ब्लड बैंक कहलाता है क्या? कहलाता है? ब्लड बैंक कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्लड बैंक हमारा क्या कहलाता है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन हमारा ब्लड बैंक कहलाता है। स्प्लीन हमारा क्या कहलाता है? ब्लड बैंक। स्प्लीन ब्लड बैंक। और रक्तचाप मापने का स्फेग्नोमैनोमीटर। सर्वदाता कौन सा होता है? तो सर्वदाता होता है ओ। ठीक। और सर्वग्राही कौन सा होता है? सर्वग्राही होता है ए बी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख से हमारा भोजन का पाचन की शुरुआत हो जाती है। और लाइसोसोम जो एंजाइम होता है वो हमारे क्या करता है? लाइसोसोम वो हमारे जीवाणु कीटाणुओं को मुंह से ही भोजन में हो या जो भी हो उसको नष्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसकी। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो कहाँ पे होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण? अवशोषण होता है छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। अवशोषण होता है पचे हुए भोजन का स्मॉल इंटेस्टाइन में। पित्त रस स्रावित होता है क्या? पित्त यानी कि पित्त जो है पाइल है, श्रवित होता है क्या होता है? यकृत लीवर द्वारा। यकृत लीवर द्वारा हमारा क्या होता है? श्रवित होता है। श्रवित मतलब बहता है। ठीक। विटामिन ए संचित होता है कहाँ पे? तो यकृत में। हमारा यकृत में विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए संचित करने वाला यकृत, और यकृत द्वारा ही स्रावित होता है पित्तरस। ठीक है, पित्त यानी कि। अब शरीर की सबसे बड़ी यानी कि लार्ज ग्लैंड कौन सी होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी यकृत, लीवर। सबसे बड़ी शरीर की जो मानव शरीर है उसमें सबसे बड़ी जो है वो कौन सी है? यकृत यानी कि लीवर। और सबसे छोटी कौन सी है? पिट्यूटरी। पीयूष ग्रंथि भी है और पिट्यूटरी सबसे छोटी है। देखिए दो क्वेश्चन, अगर पिट्यूटरी और पीयूष यानी कि मास्टर ग्रंथि में पूछा जाएगा तो आपको पिट्यूटरी ऑप्शन आंसर टिक करना पड़ेगा। अगर सिर्फ पीयूष ग्रंथि दे रखा होगा ऑप्शन में तो आपको पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये है पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी कौन सी है? तो पिट्यूटरी और पीयूष ग्रंथि। ठीक। कुछ मिली उसका अंतर होता है बस, वो 0.4 होती है और ये 0.6।
तो मनुष्य में पसलियों की यानी कि संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। पसलियों की हमारी संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी पसलियाँ। अब शरीर में हड्डियों की संख्या हम सभी लोग जानते हैं कि 206 हड्डियों की संख्या शरीर में होती है हमारे 206। बालक के शरीर में जब कितनी हड्डियों की संख्या होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक, ये तो स्वस्थ शरीर की मानव की यानी कि वयस्क की हो गई। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है कितनी होती है? तो हमारी कितनी होती है? 639 से 40 ये हमारी मांसपेशियों की संख्या होती है। अच्छा, लार सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम, अभी हमने आपसे बात की टाइलिन होता है, लाइसोसोम होता है, ये सब सलाइवा हमारी लार में पाए जाते हैं। लार, ठीक, कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है हमारी। और अगर लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो मेल क्रोमोसोम से। लिंग निर्धारण की बात करेगा तो मेल क्रोमोसोम से होता है। ठीक है, कितने होते हैं क्रोमोसोम्स ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। कैसे होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। अब मनुष्य का हृदय, मनुष्य का यानी कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? तो 4 कोष्ठीय होता है, यानी 4 चैम्बर वाला होता है। कोष्ठीय 4 कोष्ठीय होता है, 4 चैम्बर वाला मनुष्य का हृदय होता है, हार्ट होता है। शरीर में गुणसूत्रों की, देखिए आ ही गया क्वेश्चन, शरीर में अगर गुणसूत्रों की बात करेंगे तो हमारे गुणसूत्रों की बात करते हैं तो 46 यानी कि 23 जोड़ी होते हैं, जिसमें से 2 कैसे होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और महिलाओं का क्या होता है? एक्स होता है। पुरुषों का होता है एक्स वाई। और एक्स और वाई मिलके ही क्या करता है? लिंग का निर्धारण करते हैं। यानी कि बच्चे के, पुरुष के लड़का होगा या लड़की होगा उसका निर्धारण कौन करता है? तो वो पिता करता है। ठीक है, तो पिता करता है। लड़कियों में क्या होते हैं? एक्स और महिलाओं में, पुरुषों में एक्स वाई। और इनसे 2 से ही क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। और टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। और जोड़ी में पूछा जाएगी तो 23 जोड़ी, जिसमें से 2 कैसे होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो अंग हमारा है त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारा कौन सा है? त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो कोशिका है तंत्रिका तंत्र। कोशिका की बात करता है शरीर की, तो कोशिका की बात करता है तंत्रिका तंत्र। और शरीर का सबसे बड़ा अंग की अगर बात करेगा तो हमारी कौन सी हो जाएगी? तो वो त्वचा हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में अगर हमारे अमीनो अम्ल की संख्या की बात करेगा तो 22 यानी कि 22 अमीनो अम्ल की संख्या होती है। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी? 22। और मांसपेशियों की संख्या 639, हड्डियों की संख्या 206। और क्रोमोसोम्स कितने? तो वो 46। कितने? 23 जोड़ी। सेक्स क्रोमोसोम कितने? 2। अब लिंग निर्धारण करता है कौन सा? पुरुष का। अब शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी कि यूरिन कितना बनता है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, 7 से 8 लीटर मिनिमम आपको पीना ही चाहिए, जिसमें से 1.5 लीटर हमारे जो टॉक्सिन्स वगैरह जो भी हानिकारक हैं वो हमारे मूत्र के मार्ग से निकल जाते हैं और यूरिन के माध्यम से। और 1.5 लीटर हमारा जो कि यूरिन बनता है शरीर में। अब मूत्र दुर्गंध क्यों आती है? तो यूरिया के कारण। किसके कारण? यूरिया के कारण। और अगर आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं और कहीं टॉयलेट जाते हैं पब्लिक प्लेस में या कहीं पे भी घर पे, तो फिर उसमें जो दुर्गंध आती है वो किसके? अमोनिया के कारण। अमोनिया के कारण दुर्गंध होती है। ठीक है, मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? पीएच मान, पीएच कितना होता है? तो 6 होता है। अब अम्लीय कितना होता है और क्षारीय कितना होता है? 7 से ऊपर वालों को क्या कहते हैं और 7 से नीचे वालों को क्या कहते हैं? अम्लीय बोलते हैं या क्षारीय बोलते हैं, ये आप लोग और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर का अगर सामान्य तापमान की अगर बात करें फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट में। और अगर बात करते हैं सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस का, यानी कि 310 केल्विन में। देखिए, तीनों में हमने मेंशन कर दिया है कि अगर आपसे पूछा जाएगा फ़ारेनहाइट में तो 98.6, ठीक। अगर पूछा जाएगा सेल्सियस में तो फिर 37, अगर पूछा जाएगा केल्विन में तो 310। तो 98.6, 37 या 310। इसके बाद मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो टिबिया हमारी पाई जाती है पैरों में। कहाँ पे पाई जाती है? पैरों में। पैरों में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, घुटने में। ठीक है, इसके बाद दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम, फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। और शरीर का सबसे मजबूत हमारा जो वो है वो क्या है? वो हमारा इनेमल। इनेमल हमारी सबसे मजबूत है अंग, और इसके इनेमल की वजह से ही हमारी चमक जो होती है दांतों की, ठीक, और मजबूत भी। अब दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक कैल्शियम और फास्फोरस। रुधिर का थक्का जमने यानी कि ब्लड क्लॉट्स जो हो जाते हैं में सहायक होता है, तो कौन सा होता है? वो प्लेट्स होते हैं। कैसे होते हैं? प्लेट्स।
अब मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित तो क्या फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी क्या कहता है, मस्तिष्क तथा सिर से संबंधित होता है, वो कौन सा होता है, फ्रेनोलॉजी। कौन सा, फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क और सिर से संबंधित, ठीक। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, जब हम लोग को श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस, जैसे हमने अंदर ली तो हमने इनहेल करी कौन सी, सबसे सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन, क्योंकि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। तो हमने सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस ली है, ठीक है। और जीवित जीवाश्म कौन होता है, तो जीवित जीवाश्म क्या होता है, कौन होता है, तो साइकस। साइकस हमारा जीवित जीवाश्म होता है, साइकस जीवित जीवाश्म। अगर बात करते हैं कि मिनी माता रोग, तो मिनी माता रोग अगर की बात करेंगे तो किसके कारण होता है, जल में मरकरी, मरकरी, ठीक, मरकरी के कारण जो होता है हमारा मिनी माता रोग होता है, जल में मरकरी के कारण मिनी माता रोग होता है। मानव त्वचा यानी ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो मानव ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। तभी तो आपसे कहते हैं कि अगर आपको त्वचा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप किसके पास जाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो अध्ययन क्या करने वाला होता है, डर्मेटोलॉजी। अच्छा, एक बार जो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश का है थोड़ा सा, कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। और मानव ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। अच्छा, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंटोमो। कीड़ों के अध्ययन करने वालों को एंटोमोलॉजी, मानव त्वचा के अध्ययन करने वालों को डर्मेटोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन करने वालों को क्या बोलते हैं, अर्निथोलॉजी, 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 अर्निथो, ठीक, अर्निथोलॉजी। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर की बात करें कि पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, यानी कि बनता है, तो किसके, यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, यानी कि बनता है किसके द्वारा, यकृत के द्वारा। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का, रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो तिल्ली, स्प्लीन हमारा रुधिर बैंक का, ब्लड बैंक का कार्य करती है। कौन करती है, स्प्लीन। कौन, स्प्लीन। स्प्लीन हमारा क्या करती है, रुधिर बैंक का यानी कि ब्लड बैंक का कार्य करती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक। ऑक्सीजन का परिवहन ही हीमोग्लोबिन का मेन मुख्य कार्य होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आयरन यानी कि लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन, लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, क्या होता है, तो आयरन यानी कि लोहा। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, अगर शरीर मानव जो शरीर है, मानव शरीर है, उसमें रक्त हमारे अंदर जो नसों में बहता है तो वो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता। मान लीजिए थक्का जो ब्लड में मान लीजिए क्लॉट बन जाए, जम जाए रुधिर, तो किसके कारण नहीं जमता, वो किसके कारण नहीं जमता, तो हमारा वो हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। हेपेरिन होता है, उसके कारण हमारा ब्लड अंदर ही अंदर नहीं जमता है। अब रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, लिम्फोसाइट। किसके द्वारा, लिम्फोसाइट। और ल्यूकोसाइट क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। एंथ्रोसाइट क्या होता है, वो भी बताया था। वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स की बात की थी भी उसी में ही। अच्छा, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का शमशान, आरबीसी का शमशान कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कब्र ग्रह, जिसको कब्र ग्रह भी कहते हैं, तो प्लीहा को। लाल रक्त कणिकाओं का, रेड ब्लड सेल का यानी कि आरबीसी का कब्र ग्रह किसको बोलते हैं, तो वो प्लीहा को बोलते हैं, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड। तो क्रेब्स चक्र, अब क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, क्रेब्स चक्र में अगर बात करेंगे तो किसका होता है, पायरूविक अम्ल का। किसका, पायरूविक अम्ल का क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है, पायरूविक अम्ल का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण भी हमारा कहाँ पे होगा, यकृत में यूरिया का निर्माण होगा। कहाँ पे होगा, यकृत में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। और दुर्गंध का कारण यूरिया, 1.5 लीटर मानव निर्मित करता है यूरिन का। अब रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं, तो वृक्क में। किस में, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं, तो वृक्कों में। वृक्कों में हमारी रक्त की अशुद्धियाँ जाकर छनती हैं। रक्त की अशुद्धियाँ जो उसमें अशुद्धियाँ आ जाती हैं तो किसके कारण किस में जाकर छनती हैं, तो वृक्क में छनने का काम करती है। अब श्वसन
की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है हमारी। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा और आपको इसमें से अगर बायोलॉजी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो के साथ साथ और भी वीडियोज़ का रिवीजन कर सकते हैं जिससे आपकी आगामी परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।